आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी व्याकरण ध्वनि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि जब एक ही ध्वनि का दो तत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का दो तत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। स्वक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रत्य ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ। तो जब एक ही ध्वनि का जब दो तत्व हो जाए तो उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत आदि जो हैं यह युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो संप्रत्य ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रत्य ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और द्व तत्व ध्वनि। तो जो उच्चारण की दृष्टि से जो संबल ध्वनि जो कहलाती है वह संप्रत्य ध्वनि जो है वो एक संबल ध्वनि कहलाती है। तो इससे संबंधित जो व्याख्या देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रत्य ध्वनि का वर्गीकरण है, जबकि एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रत्य ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर सा और वा ध्वनियों के मध्य माँ ध्वनि संयुक्त ध्वनि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा जो है अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो चा, तालव्य और महाप्राण है यह अशुद्ध माना गया है, क्योंकि चा तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर यह अल्प प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2, 4, 6 या 8। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्वर ध्वनि और दूसरी जो है वो व्यंजन ध्वनि। तो ध्वनियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। तो इनमें से जो देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं मानी जाती है तो ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं मानी जाती है, जबकि मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ ध्वनि जो है वो देवनागरी लिपि की ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की मूल इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो भाषा की जो मूल इकाई मानी जाती है तो ध्वनि जो है वो भाषा की मूल इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा शब्द का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण क्या है। कक्षा, कच्छ, कक्षा या कक्षा। तो कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण शब्द जो माना जाता है वो कक्षा जो है वो कक्षा शब्द का उच्चारण माना जाता है। बाकी सभी शेष शब्द जो हैं वो अशुद्ध शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से नास्य व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से जो नास्य व्यंजन जो है, ज्ञा जो है वो नास्य व्यंजन माना जाता है। यह नास्य व्यंजन जो है इनके अंतर्गत 5 आते हैं। अड़ा,
तो व्यंजन ये 5 होते हैं, जैसे अड़ा, इया, डा, ना, मा जो है ये नास्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जबकि गा और जा जो है ये स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं और सा ऊष्म व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। तो इनमें से मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि, तो इनमें से जो रा व्यंजन नहीं माना गया है तो उसमें मातृभूमि में जो है वो रा व्यंजन नहीं माना गया है। तो इनकी व्याख्या देखते हैं, जैसे मातृभूमि में माँ प्लस आ प्लस ता प्लस रा, तो इसमें रा ऋषि वाला है, ना कि वो वाला रा, इसलिए मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं माना गया है, जबकि ऋषि व्यंजन रा ऋषि वाला व्यंजन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, आयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो जिन शब्दों के जो अंत में आ का प्रयोग किया जाता है वह जो है अकारांत शब्द कहलाते हैं। अंतस्थ, अनुस्वार, व्याख्या देखते हैं इनकी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है, अतः आंग आंग आयोगवाह ध्वनियाँ हैं। या रा ला वा जो है एक अंतस्थ ध्वनि है। नंबर वाह देखते हैं, वाह का उच्चारण स्थान है तो दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो जो आ का बा का जो उच्चारण स्थान माना जाता है तो दंतोष्ठ जो है वो बा का उच्चारण स्थान माना जाता है। यह सभी प्रश्न जो है पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशुद्ध कथन जो है अशुद्ध माना जाता है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग जो है वो कंठवर्ण है। तो निम्न में से जो कथन अशुद्ध माना गया है कि 2 महाप्राणों का व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यह जो कथन है वो अशुद्ध कथन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो इनमें से जो अनुनासिक वर्ण माना गया है तो माँ जो है वो एक अनुनासिक वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृघ का वर्ण विच्छेद क्या है। तो दृघ का वर्ण विच्छेद है दा, रा प्लस गा प्लस आ जो है वो दृघ का वर्ण विच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्धान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद माना जाता है उ प्लस दा या प्लस आ ना जो है वो उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य जो वर्ण इसमें से हा जो है वो एक काकल्य वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रा का विवरण है। तो रा एक कैसा शब्द है। तो रा बतस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन जो है माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो इनमें से या, पा, रा, ला कौन सा वर्ड जो है इनमें अर्ध स्वर कहलाता है? तो यहाँ पर या, वा जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। रा जो है एक लुंठित, वा, ला एक पार्श्विक ध्वनि है और पा ओष्ठ वर्ड के अंतर्गत माने जाते हैं। इनसे संबंधित व्याख्या देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है जो कि खा है। स्पर्श व्यंजन है पंचम वर्ग के सभी व्यंजन कंठ ध्वनि में का, खा, गा, घा, अड़ा, आ, हा आते हैं। तो हा जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत और दोनों आ जो हैं वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। जबकि अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा जो हैं सा, स तीनों सा जो हैं वो अघोष वर्ड के अंतर्गत व्यंजन के अंतर्गत माने जाते हैं। जबकि महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। सा, आ यह विसर्ग वर्ड जो है वो महाप्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन। तो निम्नलिखित में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का, छा, त्रा या ज्ञा। तो हिंदी शब्दकोश में छा का जो क्रम जो आता है वह का के बाद जो है वो छा का क्रम आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम व का वर्ड के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस सा वर्गों के योग से मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से जो पुल्लिंग नहीं है ई जो है वो पुल्लिंग नहीं, जबकि ई जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रा की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें से जो रा की मात्रा का उपयोग जो किया गया है वृष्टि में जो है वो रा की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इनमें से आ, उ, ए या इया। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्वर नहीं है? तो इनमें से जो स्वर नहीं माना जाता है इया जो है वो स्वर नहीं, जय जो है अनुनासिक वर्ड माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो वह जो है मूर्धन्य,
वत्स्य, काकल्य या कंठे। तो उनका जो स्थान माना जाता है वो काकल्य माना जाता है। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं कि जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर मुख से होता है, उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हा व्यंजन आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग जो दिखाना है वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शब्द में रा स्वर नहीं है? तो कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या आज शब्द में। तो इनमें से जो रा स्वर नहीं है तो आज शब्द में जो है वो रा स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो दंत, मूर्धन्य, तालव्य या वत्स्य। तो ऐसे उच्चारण स्थान को जो है वो वत्स्य कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स्य कहते हैं। वत्स्य व्यंजनों के अंतर्गत न, सा, र, ल आते हैं। न, सा, रा और ला जो है यह वत्स्य व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एक नोटबुक में नोट कर लें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह आसानी से ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। इनसे प्रश्न एक न एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।